हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवराइज। आज हम एक बहुत ही नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम शुरू करने वाले हैं गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय जॉर्डन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग पोम है जॉर्डन के और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसका इनिशियली आज हम इसका एक बेसिक समरी जो है, बेसिक एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ेंगे। कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस पोम हम जानेंगे। उसके बाद हम इसकी डिटेल क्रिटिकल समरी समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम इसकी लिंग्विस्टिक समरी या लिंग्विस्टिक एनालिसिस जो इसका वो करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोएट का बैकग्राउंड। जॉन डन, who was born in 1572 and who died in 1631, he wrote that poem and he was a metaphysical poet. सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दिस टर्म, व्हाट इज दिस मेटाफिजिकल। देखिए, इसमें तीन चीजें, तीन वर्ड्स हमारे मिले हुए। फर्स्ट इज मेटा, देन देन फिजिकल। देखिए, फिजिकल का मतलब हमें पता है ऐसी चीज है विच कैन बी टच्ड, राइट। और मेटा मीन्स बियॉन्ड, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। ऐसी चीज है जो टच नहीं करी जा सकती, जो फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं करी जा सकती, वो है ना, उनके बारे में बात करते हैं। ऐसे पोइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटाफिजिकल कुछ कहलाते हैं, ठीक। अब मेटाफिजिकल पोइट कौन से होते हैं, जिनके मेटाफिजिकल थीम्स पर वर्क्स होते हैं। मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स बेटा एक फिलोसफी की ब्रांच है, फिलोसफी की ब्रांच है जो कि क्या करती है, ऐसी थीम्स से डील करती है, ऐसी थीम्स की स्टडी करती है। देखिए, जहाँ पे एक्स आ गया, आईसीएस, आईसीएस का मतलब होता है स्टडी। जहाँ पे भी ये सफिक्स लग गया आईसीएस, दैट मीन्स स्टडी, ठीक। तो ऐसी चीजों की स्टडी जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड है, जैसे कि थीम ऑफ एग्जिस्टेंस होता है ना, कि हम चू पैदा हुए, हम चू मरे, ह्यूमन नेचर, ठीक है, ह्यूमन नेचर, सोल, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमन बिहेवियर, इस तरह की जो थीम्स पर जो लोग काम करते हैं, इनकी स्टडी जो करते हैं, है ना, वो होती है मेटाफिजिक्स, जहाँ पर हम इस तरह की थीम्स की स्टडी करते हैं। और इस तरह की थीम्स को जिन पोइट्स ने अपने वर्क में इंकॉर्पोरेट किया, उसे हम बोलते हैं मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल पोइट्स ग्रुप, इसके लीडर जो है वो जॉन डन को बोलते हैं। लीडर एज इन बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पोइट्स हैं ये एक दूसरे से कभी मिले नहीं, ये एक दूसरे को कभी जानते नहीं, और ऐसा कोई प्लान इन्होंने ये सब नहीं किया था कि इन इन थीम्स को हम अपने वर्क्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। इनफैक्ट ये सारे पोइट्स जो हैं, ये उस वक्त के जो फेलियर पोइट्स माने जाते थे उनमें इनका नाम शुमार था। इनको आसपास के लोग नहीं जानते थे, ये पोइट्स खुद भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, एज वेल एज हेवन नॉट वेरी फेमस। तो सबसे पहले ये जो इन पोइट्स के लिए जो मेटाफिजिक्स वर्ड का यूज है वो किसने किया था, वो ट्राइडन ने किया था, जॉन ट्राइडन ने किया था। ट्राइडन कौन थे? ट्राइडन एक न्यू क्लासिकल पोइट थे, एक सटायरिस्ट थे, एक क्रिटिक थे। ट्राइडन ने पहली बार 1693 में उनका एक आर्टिकल आया था, डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर, ठीक है। ये एक इनका वो था आर्टिकल, डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर। उसमें उन्होंने एक कमेंट किया था जॉन डन के लिए, वो क्या था, डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। ये कमेंट किया था तब फर्स्ट टाइम जो वर्ड मेटाफिजिक्स है वो मेटाफिजिकल पोइट्स के लिए यूज में लाया गया था। ये कब की बात है, 1693 की। ये बहुत एक इजी सरफेस लेवल क्वेश्चन है, ये अक्सर ही एग्जाम पे पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम मेटाफिजिक्स वर्ड जो है वो इन पोइट्स के लिए किसने यूज किया था, जॉन ड्राइडन ने यूज किया था 1693 के, कहते हैं कि ऐसे स्पोर्ट्स कंसर्निंग सटायर में। उसके बाद जो एग्जैक्ट टर्म आज हम यूज करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स, है ना, ये कब यूज हुआ था। अब आप एक चीज देखिए, इंटरेस्टिंग चीज देखिए। 1572 में टॉल्डर पैदा हुए थे, ठीक है, और 1631 में वो उनकी डेथ हो गई थी। उसके करीब करीब 60 ईयर्स के बाद फर्स्ट टाइम ड्राइडन ने उनके बारे में कमेंट किया है, उनकी डेथ के 60 ईयर्स के बाद में, ठीक। उसके बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन आते हैं, जो कि खुद क्या थे, ड्राइडन की तरह ही एक न्यू क्लासिकल पोइट, एसेइस्ट और सटायरिस्ट थे, है ना। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने फर्स्ट टाइम मेटाफिजिकल पोइट्स जो नाम है, ये जो ग्रुप को नाम दिया था, एक इस तरह के पोइट्स की वर्क्स में मेटाफिजिकल थीम्स होती थी, उनको मेटाफिजिकल पोइट्स बोला था। कहाँ पे बोला था, एक बायोग्राफी लिख रहे थे वो किसकी, अब्राहम काउली की, इसका नाम था लाइफ ऑफ काउली। ये कब लिख रहे थे, 1779 में, मतलब करीब करीब उनकी डेथ के आप देखिए 1630 से 1730, 100 ईयर्स, एंड देन 70, 80, 150 ईयर, 150 ईयर्स के बाद में, जॉन डन की डेथ के अराउंड अराउंड 150 ईयर्स के बाद में उनको नाम मिला मेटाफिजिकल। मतलब कि जब वो लोग एक्चुअली में अलाइव थे, जब वो काम कर रहे थे, उस टाइम पे इस तरह का कोई वर्ड मेटाफिजिकल पोइट्स उनके लिए यूज में नहीं लाया जाता। हम देखते हैं इनकी मेटाफिजिकल पोइट्स कौन पढ़ते हैं, मतलब किन पोइट्स के वक्त को हम मेटाफिजिकल पोम्स की कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहले जॉन डन, जिनको बहुत ही प्रोमिनेंट लीड फिगर माना जाता है और एक ग्रुप का लीडर भी माना जाता है। उसके बाद जॉन क्लीवलैंड, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम काउली,
जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वर्गन, रिचर्ड क्रॉशो एंड थॉमस जहां। अब्राहम काउली की जो बायोग्राफी थी, तो कौन लिखा था? डॉक्टर सेपुलर जॉनसन। उसमें ही लाइफ ऑफ काउली, उसमें ही इनको ये नाम दिया था। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज ये कोट्स इतने फेमस है कि हम इन्हें अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस का, हमारे करिकुलम का हिस्सा है। लेकिन जब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में लिख रहे थे, वो नेगेटिव फीडबैक जो है उनको दे रहे थे, उन पर क्रिटिसिज्म कर रहे थे। यहाँ जो लाइफ ऑफ काउली में बारे में बातें की गई है, यहाँ पे इनकी क्रिटिसिज्म की गई है, यहाँ पे इनकी तारीफें नहीं करी गई, यहाँ पे इनको माइनर पोएट की तरह ट्रीट किया गया। सैमुअल जॉनसन ने अराउंड 52 पोएट्स के बारे में ये लिखा है, और बायोग्राफीज लिखी है, एसेज लिखे हैं। तो माइनर पोएट्स सारी, कुछ किसी भी मेजर पोएट को नहीं लिया गया है। और उसमें तो लाइफ ऑफ काउली है, तो वहाँ पे इनकी तारीफें नहीं करी गई मेटाफिजिकल पोएट्स की, वहाँ पे इनकी बुराइयां करी रही हैं, इनके काम और इनके वर्क्स में जो कमियां थी ना, उसको क्रिटिसाइज किया गया है। तो आप देखिए कि 150 ईयर्स के बाद में उस पर कोई कमेंट कर रहा है, वो भी पॉजिटिव कमेंट्स नहीं है, वो भी नेगेटिव कमेंट्स। अब होता ये है, आई थिंक यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, अराउंड 1919 में टी.एस. एलियट, हमारे जो मॉडर्निस्ट पोएट है, टी.एस. एलियट पोएट भी है, एसेइस्ट भी है, क्रिटिक भी है। इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स की स्टडी करी। उनका एक ऐसे आया जिसका नाम ही था मेटाफिजिकल पोएट्स। ऐसे का नाम ही क्या था? मेटाफिजिकल पोएट्स, ठीक है। और उसमें जब इन्होंने स्टडी करी, तब इन्होंने बताया टी.एस. एलियट ने कि ये बहुत ही अमेजिंग पोएट्स हैं। ये वर्क्स हाईली इंटेलेक्चुअल है, इस तरह की थीम्स इन्होंने यूज़ की हैं। और उसके बाद टी.एस. एलियट ने जब इनकी स्टडी करी अपने ऐसे में, उसके बाद ये जो पोएट्स हैं, ये पॉपुलर होते हैं। आप समझ में आ रहा है? इतने साल के बाद 1630 में ही डाइड, करीब-करीब 300 साल के बाद ये लोग पॉपुलर हुए हैं, जब टी.एस. एलियट का ऐसे आया है इनके ऊपर, ठीक है? और उसके बाद फिर ये इतने प्रोमिनेंट फिगर्स बने सारे कि हमारे सिलेबस में आज नंबर बट रहे हैं, और इन पर बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारी स्टडीज़ इन पर होती है, ठीक है? चलिए, अब हम समझते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री एक्चुअली में है क्या? देखिए, कभी भी जब हम पोएट्स के ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप्स का डिवीज़न करते हैं, तो वो 2 बेसिस पे करते हैं। पहला तो होता है स्टाइल, कि उनकी राइटिंग की स्टाइल कैसी है। दूसरा होता है सब्जेक्ट मैटर, है ना? कि वो किस बारे में लिख रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, हमारे सिलेबस में रोमांटिक पोएट्स के बहुत वर्क्स हैं, जैसे कि उस वक़्त का डैफोडिल है, कीट्स का ओडानिक रेशन ऑन है ना? और इसके अलावा भी 1-2 वर्क्स हैं, आई कांट रिकॉल देम एज़ ऑफ नाउ। बट आप देखिए, जो रोमांटिक पोएट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? इमोशंस के बारे में लिख रहे हैं, फीलिंग्स के बारे में लिख रहे हैं। तो वो किस तरह कनेक्टेड है? वो सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे कनेक्टेड है। उन सबका सब्जेक्ट मैटर सेम है, ह्यूमन इमोशंस के बारे में लिख रहे हैं, रस्टिक लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, नेचर के बारे में लिख रहे हैं। बट मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या ऐसा है? नहीं। मेटाफिजिकल पोएट्री में इनका स्टाइल सेम है, जो लिखने का स्टाइल है ना? जो राइटिंग जो जिस तरह के ये लोग फिगरेटिव डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, वो सेम है, ठीक है? लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें सेम है। अब वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटाफिजिकल पोएट्री के, जो इन पोएट्स के वर्क्स में मिलते हैं, हम वो देखते हैं। सबसे पहला है एंटी आइडियलाइज्ड पेट्रार्कन ट्रेडिशन। ये क्या है? ये क्या चीज़ है? देखिए, पेट्रार्क जो है इटली के एक बहुत ही फेमस पोएट हुए हैं, जो जिन्होंने कि सोनेट को डिस्कवर किया था, जिन्होंने सोनेट डिवाइस किया था। अब उनका जो पोएटिक ट्रेडिशन था, उनका जो लिखने का तरीका था, वो ये था कि वो आइडियल वर्ल्ड दिखाते। 2 तरह की हमारी चीज़ें होती हैं, एक होती है आइडियल चीज़ें, ठीक है? एक होती है रियल चीज़ें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, जैसे वुमेन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो आइडियल वर्ल्ड में हम बोलते हैं कि जैसे कि वुमेन का पोर्ट्रेट हमेशा जो होता है, ऐसा होता है कि वुमेन इज़ अ गॉडली फिगर। वुमेन ममता की मूर्ति होती है ना? वुमेन दया की मूरत होती हैं, एंड जैसे माँ का पोर्ट्रेट होता है, वो हमेशा अच्छा-अच्छा हो। बट क्या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो चीज़ें सही है? क्या सारी वुमेन एक जैसी है? क्या सारी वुमेन अच्छी होती है? क्या कोई भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिव एक्शंस है, वुमेन नहीं लेते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल वर्ल्ड। ठीक है? तो पेट्रार्कल वर्ल्ड में आइडियलिज़्म की बातें होगी। वो किसी भी चीज़ को, किसी भी थीम को लेके ले लो, चाहे वो लव की बात है, तो भी बड़ा आइडियल लव होगा, है ना? जैसे जिस भी तरह से जो मिक है, वो अपने एक लवर को बू कर रहा है, तो बहुत ही आइडियल लव दिखाया जाएगा, है ना? पोएट्री, पोएम्स की अगर बात हो रही है, तो वो सब चीज़ें बहुत ही आइडियल वर्ल्ड में, बहुत ही यूटोपियन वर्ल्ड की तरह बातें होती हैं, जबकि रियलिटी बहुत अलग होती है। तो आइडियल इज़ द ऑपोजिट ऑफ रियल, ठीक है? तो पेट्रार्कल ट्रेडिशन में जो आइडियल थीम्स थी, हर चीज़ को आइडियल तरीके से, आदर्श, है ना? इसका हिंदी हम देखें तो एक तरह से आदर्श, है ना? जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल हम अगर लें अपनी इंडियन माइथोलॉजी से, तो जैसे भगवान राम, उन्हें हर तरीके से आदर्श माना जाता है। सीता माँ, और एक एग्ज़ाम्पल मैं कोट करना चाहूँगा, जैसे सीता माँ जब लंकासुर लेके आए और वापस वो अयोध्या पहुँची, तो किसी ने उन पे कमेंट किया कि ये इतने साल रावण के टेरिटरी में रही हैं, इतने दिन रावण की टेरिटरी में रही हैं, तो क्या ये अब भी उतनी पवित्र हैं, अभी भी उतनी सेक्रेड हैं? तो उनके इस कहने पे भगवान राम ने उन्होंने बोला, वहीं दीक्षित चलिए। लेकिन क्या ये आज के वर्ल्ड में, क्या रियलिटी में ये पॉसिबल है? आइडियल वर्ल्ड है, वो कहानी है ना? वो जो माइथोलॉजी में पढ़ते रामायण में, वहाँ पे ये चीज़ हुई। बट क्या आज के वर्ल्ड में ये पॉसिबल है? क्या रियलिटी में ये पॉसिबल है? तो रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को बोलोगे अग्नि परीक्षा को।
तो ये डिफरेंस होता है आइडियल वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में। रियलिटी इज अपोजिट टू आइडियल, ठीक है। तो एट्रार्कल ट्रेडिशन में जो पोएम्स थी उनमें आइडियल थीम्स होती थी, आइडियल तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता था। इसके ऑपोजिट में मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या होता है, रियलिटी के ऊपर बात होती है। एंटी मेलिफुनस ट्रेडिशन ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री, सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि जो एलिजाबेथन पोएट्री थी, मतलब कि जो एलिजाबेथन एज थी, एलिजाबेथन एज कब से कब तक थी, 1558 टू 1603, जिस वक्त पर क्वीन एलिजाबेथ ने रेन किया था अपना, ठीक है। उस वक्त पे जो पोएट्री लिखी जा रही थी उसमें मेलिफुनस का मतलब होता है एक तरह से मेलोडियस। तो पोएट्री के अंदर मेलोडियस क्वालिटी होती थी, है ना, सुरीली पोएट्री होती थी, बहुत ही वर्ड्स जो है वो मीटर रिदम पे बहुत ही फोकस किया जाता था, बहुत ही अच्छे से मेलोडियस, है ना, उसके क्विकनेस को बड़ा फोकस किया जाता था। मेटाफिजिकल पोएट्स ने इसके अपोजिट पे काम किया, उन्होंने बोला हमें स्वीटनेस स्वीटनेस से मतलब नहीं है ना? उसके ऑपोजिट जो है कि उन्होंने थीम्स को इंक्लूड किया अपने पोएट्री में। इसके बाद आती है एंटी फ्लूइड एंड एंटी रेगुलर वर्सिफिकेशन ऑफ कैवेलियर पोएट्री। इस टाइम पे मेटाफिजिकल पोएट्स अपना काम कर रहे थे, इसी टाइम पे कैवेलियर पोएट्स का भी दौर था। कैवेलियर पोएट्स वो थे जो किंग चार्ल्स के कोर्ट में पोएट्री लिखते थे और किंग चार्ल्स के लिए ही कोर्टली थीम्स पे पोएट्री लिखते थे, उनकी अप्रिसिएशन में, उनको एडमायर करने के लिए पोएट्री लिखते थे। तो इनकी जो फ्लूइडिटी थी, फ्लूइडिटी का मतलब भी होता है राइम। पोएम के अंदर जो राइम का इंक्लूजन होता है ना, बहुत स्मूथ फ्लो जो होता है, या वही रेगुलर वर्सिफिकेशन, जो रेगुलर वर्स होती है ना, वही राइम से रिलेटेड बातें हैं ये। उनके ऑपोजिट भी मेटाफिजिकल पोएट्स ने काम किया। तो इन तीनों के तो क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट काम कर रहा है कि हमारे उसमें आइडियल वर्ल्ड की बातें रहेंगी, आइडियल थीम्स नहीं होंगी, हमारे उसमें मेलोडियस क्वालिटीज नहीं होंगी वर्ड्स में, हमारे उसमें रिदमेटिक क्वालिटीज नहीं होगी। यूज ऑफ अ सटल एंड डेलिबरेट आउटरेजियस लॉजिक। अब इनके जो लॉजिक्स होते थे मेटाफिजिकल पोएट्स के, वो बहुत ही सटल, मतलब बहुत ही ऐसे छिपे हुए हैं ना, ओपनली नहीं होते, बहुत ही क्लैंडस्टाइन तरीके से, मतलब उनके वर्ड्स में छिपे हुए, ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा लॉजिक्स को, जब हम उसको पढ़ेंगे तो आपको, अब हम अच्छे से समझेंगे इस चीज़। और आउटरेजियस मतलब एकदम से शॉक कर देने वाला। कोई भी रीडर पढ़ रहा है तो उनकी बातों को पढ़ के, उनके एग्जाम्पल्स को पढ़ के एकदम से शॉक हो जाएगा। उसके बाद है रियलिस्टिक, आयरनिकल एंड सिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर। वही चीज ऊपर जो आया था, ऊपर आइडियल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर था पेट्रार्कन वर्ल्ड में, यहाँ पे क्या था, रियलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा। वहाँ पे तो क्वीन है तो बहुत अच्छी होगी, और लवर है तो वो भी बहुत ही अच्छी होगी, उस तरह से है ना, वो फुल ऑफ ब्यूटी होगी, फुल ऑफ क्वालिटीज होगी। लेकिन यहाँ पे क्या, उसका रियलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा, उसका आयरनिकल ट्रीटमेंट होगा, उसका सिनिकल ट्रीटमेंट होगा। सिनिकल का मतलब होता है डाउटफुल नजरिए से उसको देखा सके, है ना, ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, उस डाउटफुल तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। यूज ऑफ फार फेस्ट इमेजेस। इमेजेस का मतलब इसमें जो भी इमेजरी आएगी, जो भी एग्जांपल्स आएंगे, जो भी मेटाफर्स आएंगे, वो ऐसा नहीं कि अपने आसपास जैसे रोमांटिक पोर्ट्रेट में नेचर से उठा लिए, कहीं से उठा लिए, नहीं, बहुत ही दूर दराज की चीज है। कहीं पे समंदर की बात होगी तो कहीं पे चाल ताव की बात होगी, तो बहुत ही फेमस में जो चीज, और फेमस जो चीज नहीं होती, जो ट्रेंड में चीज नहीं होती, उनसे हटके बहुत ही ऐसे आउट ऑफ नोवेयर एग्जांपल्स लिए जाएंगे, आप एकदम से शॉक हो जाओगे एग्जांपल्स। यूज ऑफ कॉन्सीट्स, कॉन्सीट्स भी वही होता है मेटाफिजिकल कॉन्सीट, की एक जगह को एग्जांपल लिया है, वो बहुत पूरे पोएट्री में लंबा चल रहा है। मतलब यूजुअली मेटाफर क्या होता है, एक लाइन में कंपैरिजन हो गया बस खत्म, लेकिन यहाँ पे हुआ कि वही एग्जांपल, वही मेटाफर, वही कंपैरिजन जब एक्सटेंड हो, एक जगह से लेके 2 3 4 5 6 लाइन तक वही चीजें चलती रहे, तो बोलते हैं हम कॉन्सीट, ठीक है। यूज ऑफ हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब क्या होता है, एक्सैजरेशन। ये हम सबको पता है कि छोटी सी बात है उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो हाइपरबली का भी यहाँ पर यूज हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। यूज ऑफ पैराडॉक्सेस एंड पंच। पैराडॉक्सेस मतलब अपोजिट बात है ना, एक ही स्टेटमेंट में दो ऑपोजिट तरह के आइडियाज जब आते हैं उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। और पंच, एक वर्ड के दो या दो से ज्यादा मीनिंग्स होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पंच। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके मेटाफिजिकल पोएट्री के। उसके आगे यूज ऑफ स्टार्टलिंग पैरेलल्स इन सिमिलीज एंड मेटाफर्स। सिमिलीज और मेटाफर्स होंगे, उसमें भी बहुत सारे पैरेलल चीजें नजर आएंगी, दूसरे के पैरेलल चीजें नजर आएंगी। अब ये जब करेंगे इसको एग्जांपल्स में तब हम समझेंगे, ठीक है। और पैरेललिज्म इसमें वैसी भी नजर आएगी, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसमें फॉलो किया गया है उसमें भी हमें कहीं ना इसमें पैरेललिज्म देखने को मिलेगी, मतलब जहाँ पे सेम तरह का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, जो सिंटैक्स है, वो फॉलो हो रहा है। यूज ऑफ विट, मतलब बहुत ही ज्यादा विजडम का यूज हमें मिलेगा। यूज ऑफ विजडम, विटी आइडियाज, इससे हमें पता चलेगा कि कितने इंटेलिजेंट थे ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे, ठीक है। यूज ऑफ शॉक टैक्टिक्स, मतलब आप जब पढ़ेंगे इसको तो ऐसे ऐसे कंपेरिजन इसमें करे हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें इसमें बोली गई हैं कि हम लोग क्या है कि स्टॉप हो जाते हैं। टॉप टैक्टिक्स है कौन कौन सी, एक बार वो समझते हैं। सबसे पहला है यूज ऑफ अब्रप्ट बिगिनिंग्स, मतलब कि एकदम से शुरुआत होगी कहीं से, ऐसा नहीं कि पहले कोई बात इंट्रोडक्शन हुआ फिर उसका कहीं हमने एक्सटेंड किया, पूरी स्टोरी बताई, ऐसा नहीं, कहीं से भी आउट ऑफ नोवेयर बीच में से बात शुरू हो जाएगी। यूज ऑफ ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एड्रेस। ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एड्रेस का मतलब है जैसे हम आपको ड्रामा में होता है ना, किसी को बोल के बाकी से एड्रेस करते हैं, हे यू, से इस तरह से प्रैक्टिक फॉर्म, इसमें किसी को एड्रेस करेंगे,
रफ ईडियम्स, बहुत ही फाइनली पॉलिश्ड ऐसे ईडियम्स नहीं होंगे, बहुत ही रफ ईडियम्स होंगे, है ना? बहुत ज़्यादा ना सुने हुए, बहुत ट्रेंड में जो चीज़ें नहीं होती है, वो चीज़ें होंगी। तो थोड़ा उसमें हमें दिमाग पे ज़ोर देना पड़ेगा उनको समझने के लिए। यूज़ ऑफ कोलोकियल लैंग्वेज मतलब होता है डायलॉग, ठीक है? एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो उस तरह से पोएट्री में हमारी चीज़ें एक्सप्रेस करी जाएँगी। और रिदम्स ऑफ लिविंग वॉइस, है ना? मतलब ह्यूमन वॉइस जैसे बातचीत हो रही होती है ना, उस तरह से इसमें हमें देखने को मिलेंगी। इन दिस पोएम एड्रेसेस टॉस टू द रीजन। पोएम यहाँ पे पोएट आएगा। पोएट जो है वो रीडर्स को एड्रेस करता है, रीडर्स से बात करता है। तो वही कोलोक्वियल है। डायलॉग कब होगा? जब 2 लोग होंगे, तो एक तो पोएट को तो क्या एक रीडर उसको हो जाएगा। अब ये से ये आपने मेटाफिज़िकल जो एसे था लिखा था मेटाफिज़िकल पोएट्स 1919 में, उसमें एक बात बोली थी मेटाफिज़िकल पोएट्स के लिए कि मेटाफिज़िकल पोएट्स जो है ना, उनके अंदर क्या है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। मतलब क्या होता है इसका कि इनके वर्क्स में 2 चीज़ें हैं, थॉट भी है, मतलब आइडियाज़ भी हैं और इमोशंस भी हैं। जबकि इनके अलावा बाकी जितने भी पोएट्स हैं, नियो क्लासिकल पोएट्स हैं, जैकोबियन पोएट्स हैं, उनके अंदर क्या है, चाहे वो तुम्हारे रोमांटिक पोएट्स हैं, उन सब में क्या है, उनमें है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, क्या है? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये किसमें है? ये बाकी सब पोएट्स में है। अब मेटाफिज़िकल पोएट्स में क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का क्या है? मतलब कि अगर थॉट है उनके बॉक्स में, कोई आइडिया है ना? तो क्या है? इमोशन नहीं है, मतलब फीलिंग्स नहीं है। और अगर थॉट नहीं है ना? तो इमोशंस है। दोनों चीज़ें एक साथ में नहीं है। ये किसमें है? बाकी अदर पोएट्स में क्या है? अ, बाकी पोएट्स में है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अब मेटाफिज़िकल पोएट्स में क्या है? डिस और बाकी अदर पोएट्स में क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। सॉरी, बाकी सब में डिसोसिएशन है और मेटाफिज़िकल में क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अब समझते हैं हम कि इस पोएट का जॉनरा क्या है। देखिए, पोएट्री को हमने मेजरली 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया होता है। इसका जॉनरा भर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले होती है लिरिक पोएट्री, उसके बाद होती है नैरेटिव पोएट्री और उसके बाद होती है ड्रामेटिक पोएट्री। अब ड्रामेटिक पोएट्री का मतलब आप समझे तो बेसिक ड्रामा। जब पुराने टाइम पे ग्रीक शुरू हुए थे, ड्रामा में ड्रामेटिक पोएट्री पढ़ा जाता था। 2 फॉर्म्स इसके होते हैं, एक होता है ट्रेजेडी, एक होता है कॉमेडी। हमारे सिलेबस की बात करें तो ट्रेजेडी के नाम पे हम पढ़ेंगे मैकबेथ, शेक्सपियर का मैकबेथ। कॉमेडी के नाम पे आप पढ़ेंगे एज़ यू लाइक इट, ठीक है? ये हमारा हो गया तो ये मतलब ड्रामा से पूरा रिलेटेड है ड्रामेटिक पोएट्री। अब आता है नैरेटिव पोएट्री। नैरेटिव पोएट्री होती है एपिक। एपिक का मतलब जैसे अपना हो गया रामायण, हाँ, महाभारत, इलियड हो गया, ओडेसी हो गया। ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती है? एपिक। बैलेड, बैलेड क्या होता है? फ़ोक सॉन्ग होता है जिसमें कि हीरोइक नीड्स के बारे में किसी के बताया जाता है, हीरोज़ की कहानियाँ बताई जाती हैं, जिसमें कि लेसन्स हमें अच्छे से मिलते हैं और ये एक सिंगिंग ट्रेडिशन होता है जहाँ पे कि लोग जगह-जगह जाकर इसको गाते हैं, ठीक है? म्यूज़िकल फ़ॉर्म होती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग, अब ये बहुत कन्फ्यूज़िंग करने वाली चीज़ है कि ड्रामेटिक पोएट्री तो ये है ना? लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग किसमें आता है? नैरेटिव पोएट्री में आती है, जहाँ हम क्या करते हैं? नरेशन करते हैं किसी चीज़ का, है ना? कोई चीज़ बोलकर बताई जाती है, नरेशन, ठीक है? ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग से आपको एक नाम याद आ रहा होगा क्या? रॉबर्ट ब्राउनिंग। और रॉबर्ट ब्राउनिंग का हमारे इसमें वर्क है, कौन-सा वर्क है? द लास्ट डचेस, है ना? द लास्ट डचेस, ठीक है? तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का वो हो गया जॉनरा। अब आती है लिरिक पोएट्री। सोनेट हम सबको पता है, शेक्सपियरियन सोनेट्स आर वेरी फेमस, पेट्रार्क ने इंट्रोड्यूस किए थे। ओड, ओडल ग्रेशियन अर्न हमारे सिलेबस में है ही कीट वाली, ठीक है? ग्रेशियन अर्न हमारे सिलेबस में है ही। एलेजी का मतलब क्या होता है? किसी की डेथ पर जो हम सॉन्ग रिसाइट करते हैं ना, किसी की डेथ पर जो गाना गाया जाता है, जिस तरह से मूर्नफुल सॉन्ग जो होता है ना, किसी के हम जब अपना अपने अंदर की सैडनेस या अपना दुःख जो होता है वो एक्सप्रेस करने के लिए जिस तरह के इनका यूज़ करते हैं। तो इन्हें बताइए कि 14 लाइन्स का होता है, शेक्सपियर के सोनेट बहुत फेमस है, यूजुअली लव को एक्सप्रेस करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है? पेट्रार्क ने इंट्रोड्यूस करे थे। अब बचता है सॉन्ग, सॉन्ग क्या है? तो अपना एक एग्ज़ाम्पल है एक तो ये वाली पोएम बचती है अपनी, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार जो आप पढ़ रहे हैं। एक हमारी पोएम है वर्ड्सवर्थ ने जो लिखी है जिसका नाम है डैफोडिल्स, राइट? तो डैफोडिल्स जो है उसका जो जॉनरा है वो है लिरिक, ठीक है? और यहाँ पे सॉन्ग जो है इसका जॉनरा है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? और देखिए इसको बहुत थोड़ा बारीकी से समझना। सॉन्ग और लिरिक ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज़ें हैं, ठीक है? सॉन्ग में बस इतना होता है कि सॉन्ग जो इसका जब राइटर लिखता है तो उसको गाने के इंटेंशन से लिखता है। इंटेंशन क्या होता है पोएट का?
कि समवन विल सिंग, राइट? आप गाने को ऊड को भी गा सकते हैं, आप गाने को एलिजी को भी गा सकते हैं, किसी भी चीज़ को गा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन सॉन्ग जब लिखा जाता है तो उसमें पोएट का इंटेंशन ये होता है कि समवन विल सिंग इट। यही डिफरेंस होता है सॉन्ग और लिरिक में। तो लिरिक क्या होती है? लिरिक एक शॉर्ट पोएम होती है जिसके अंदर की पर्सनल फीलिंग्स को और थॉट्स को एक सिंगल थीम के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। इसके अंदर थीम क्या होती है? वो एक थीम होगी, बहुत मल्टीपल थीम्स की वजह से एपिक में बहुत सारी थीम्स हो सकती है और बहुत लंबा होता है एपिक क्योंकि लेंथ में, तो बहुत सारी थीम्स होती है। ट्रेजेडी और कॉमेडी में बहुत सारी थीम्स हो सकती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में, बैलेड में थीम्स कई हो सकती है। लिरिक में थीम जो है एक ही होगी, ठीक है? और उसमें क्या होगा? पर्सनल फीलिंग्स एक्सप्रेस किया जाएगा या फिर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया जाएगा। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे कि शॉर्ट पोएम। तो शॉर्ट पोएम मतलब कितनी शॉर्ट पोएम? कोई लिमिट है यहाँ पे? जो सोनेट है 40 लाइन का कि चलो ये तो शॉर्ट हो गया। और एलिजी सॉफ्ट के लिए कोई लिमिट है? तो देखो ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमारा एक वो आता है ओड टू वेस्ट बेंड, ये हमारे सिलेबस में भी है। आई एम नॉट श्योर टीबी शरी का ओड टू वेस्ट बेंड शायद सिलेबस में है। हाँ, ओड टू वेस्ट बेंड, अब वो 70 लाइन की पोएम है, ठीक है? यहाँ पे 40 लाइन की पोएम है। कौन-सी? जो सोनेट 40 लाइन का होता है। तो कितना शॉर्ट, जब शॉर्ट की बात है तो कितना शॉर्ट? तो शॉर्ट का मतलब यहाँ पे कोई फिक्स नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पास नहीं है। शॉर्ट का मतलब एज़ कम्पेयर्ड टू ड्रामेटिक एंड नैरेटिव पोएट्री, ये शॉर्ट होगी। 70 लाइन की भी हो सकती है, 50 की भी हो सकती है, 40 की भी हो सकती है। अब जैसे हम पोएम कैच अ फॉलिंग स्टार की बात करें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 27 लाइन्स, राइट? तो बात ये है कि कंपैरेटिवली शॉर्टर देन नैरेटिव एंड ड्रामेटिक पोएट्री, ठीक है? चलिए, अभी हमारा पोएम का टेक्स्ट है। एक बार बेसिक हम इसका मतलब समझ लेते हैं। उसके बाद डिटेल में हम इसे अगले लेक्चर में समझेंगे। लेट मी चेक द टाइम वन्स। तो पोएम का नाम है, टाइटल में लिखा हुआ है हमारे पास, तो ठीक है? इसी से हमें पता चलता है कि इसका इंटेंशन क्या था पोएट का। ये जो लिख रहे हैं वो उसका पर्पस है कि समवन विल सिंग इट, ठीक है? गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। अब देखिए यहाँ पे हमें सिंप्लीफाइड तरीके से दिया हुआ है, लेकिन आप कहीं-कहीं पे आप गूगल पर चेक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्पेलिंग सुनेंगी। गो के लिए GOE गो, है ना? कैच के लिए CHDCHE, स्टार के लिए STARRE। उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे आर्काइक वर्ड्स हैं। आर्काइक वर्ड्स का मतलब होता है द वर्ड्स व्हिच आर नॉट इन यूज एनीमोर। एंशिएंट वर्ड्स जो उस वक़्त पे ट्रेंड में थे, उस वक़्त यूज़ में थे, लेकिन आज ये सारे वर्ड्स हमारे यूज़ में नहीं है, है ना? स्पेलिंग बदल जाती है टाइम के साथ। आप देखिए कि करीब-करीब 400 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है? तो 400 साल में लैंग्वेज में वेरिएशंस आते हैं, चेंज आता है। इसको पढ़ते हैं। ये थोड़ा-सा इसमें एडिट है, ये काट लेना, इस चैलेंज काट लेना। Go and catch a falling star, get beside the mandrake root, tell me where our past years are, or who cleft the devil's foot. Teach me to hear mermaids singing, or to keep off enemies stinging, and find what wine serves to advance an honest mind. समझते हैं इसको? पोइट कह रहा है, अभी एक तरह से कमांड कर रहा है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़ो। एट विद चाइल्ड मैंड्रिक रूट, या मैंड्रिक की जो रूट होती है, मैंड्रिक एक प्लांट होता है, उसका पिक्चर मैं यहाँ पे लाना भूल गया, नेक्स्ट सेक्शन में उसको लगा दूंगा। उसकी जो रूट होती है ना, वो एक ह्यूमन बेबी की तरह होती है, एंड ऐसा बोला जाता है, बायोलॉजिकल स्टोरीज है। जब उसकी रूट्स को उखाड़ते अप्रूट करते तो उसमें बच्चे के रोने की आवाज आती है। तो वो कह रहा है कि मैंड्रिक की रीच से एक बच्चा पैदा करो, या फिर टूटते हुए तारे को पकड़ो। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, या फिर ये बताओ कि जो पूरा टाइम बीता है, अब तक के सारे साल, सारा टाइम जो बीता है वो कहाँ गया, कहाँ जा रहा है वो। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, जैसे हम देखते हैं कि डेविल क्या राक्षसों के और उनके जो पैर होते हैं, पंजे जो होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। ऐसा होता है ना कि जैसे बैट कैसे चमगादड़ के होते हैं, है ना? इस तरह से गिरे हुए होते हैं, इस तरह से फटे हुए होते हैं। तो ये किसने किया? किसने उनके पैरों को बीच में से टीयर किया? टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, या फिर मुझे जो मरमेड्स होती है, मरमेड का मतलब क्या होता है? एक सी क्रिएचर होता है। ये जैसे हाफ बॉडी फिश की तरह होती है, ऊपर की बॉडी कैसी होती है? ह्यूमन की तरह होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है वो। उसके बारे में बायोलॉजिकल स्टोरी है कि वो अपनी ब्यूटी से ह्यूमन्स को अट्रैक्ट करती है और फिर पानी में ले जाके अपनी सिंगिंग से अपनी ब्यूटी से ह्यूमन्स को अट्रैक्ट करती है और फिर पानी में ले जाके उनको मर्डर करके उन्हें खा जाती है। तो वो ये कह रहा है कि टीच मी, मुझे सिखाओ, मरमेड्स की जो लैंग्वेजेस में वो सिंग करती है वो मुझे सिखाओ। और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग, एनवी मतलब जेलसी, है ना? फिर एनवी जलन, उसके डंक से, है ना? उसके बाइट से मुझे एट फाइव व्हाट वाइन सर्व्स टू अर्न एन ऑनेस्ट माइंड। अब ये पता लगाओ कि कौन-सी विंड मतलब कौन-सी हवा ऐसी है जो कि एक ऑनेस्ट माइंड की प्रोग्रेस को सपोर्ट करती है ना? अभी बहुत डिटेल में समझेंगे, अभी बेसिक-बेसिक इसका एक आउटलाइन समझ लेते हैं। ऐसी कौन-सी विंड है, ऐसा कौन-सा एटमॉस्फेयर है जो कि ईमानदार आदमी की प्रोग्रेस, उसकी तरक्की को सपोर्ट करता है?
If though best burden to in sight, things invisible to see, right 10,000 days and nights still ages nobody doesn't league. So, when thou returns, will tell me all stage wonders that befall the ants were where lives of women. Yeah. फिर कह रहा है कि अगर तुम ऐसे पैदा होते, मैं दो का मतलब यू है ना, जो बी एस लिखा हुआ है इसका मतलब ये बी ही होता है। ये बी बी का क्या मतलब क्या होता है, इज एम आर बॉस वर है ना, ये सब बी के ही फॉर्म्स होते हैं। इज एम आर बॉस वर, ठीक। तो कह रहे हैं कि और एस लगाते हैं जब हम पुराने टाइम पे एंशिएंट टाइम्स में प्रेजेंट में जब बी की फॉर्म को यूज करते थे तो उसके साथ ई एस टी लगा देते। इसको अभी डिटेल में समझेंगे, मतलब समझ लेते हैं। कह रहा है कि अगर आप एक ऐसी साइट के साथ पैदा हुए होते, दिव्य दृष्टि के साथ पैदा हुए होते, जहाँ पे आपको ऐसी चीजें भी दिखती जो कि इनविजिबल है, जो कि सबको नहीं दिखती हैं, है ना? उस दिव्य दृष्टि के साथ आप 10,000 भाग और दिन तक राइड कर रहे हो, है ना? उसके और आपके इनर टाइम तक राइड कर रहे हो 10,000 ईयर्स तक, कि आपके जो बाल हैं सर पे वो भी बर्फ की तरह, आइस की तरह सफेद हो गए हैं। और जब आप वापस लौटोगे तो आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे? आपने 10,000 नाइट्स एंड डे राइड किया है, तो आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जो कि अनयूजुअल होंगी, जो कि मिस्टीरियस होंगी, क्योंकि आपके पास तो दिव्य दृष्टि है, स्ट्रेंज साइट है। तो जो भी आपने देखा होगा, जो भी स्ट्रेंज वंडर्स आपने देखे होंगे, आप वो बताओगे, है ना? स्वेयर करके बताओगे। और क्या बताओगे इसके साथ में एक चीज, कहीं पर भी ऐसी वीमेन नहीं रहती जो कि क्या पाऊँ ट्रू एंड फेयर। ट्रू का मतलब क्या है? लॉयल का मतलब लॉयल, फेथफुल, राइट? और फेयर का मतलब प्योर, सॉरी। ऐसी वीमेन कहीं नहीं रहती जो कि कैसी हो, लॉयल भी हो और फेथफुल भी। आ गया। If though points one lets me know such a pilgrimage was sweet, yet do not I would not go. Though at next door we might meet, though she were true when you met her, at last, till you write your letter, yet she will be pause ere I come to 2 or 3. वो कह रहा है कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिले तो मुझे बताना। जी पिलग्रिमेज बहुत ही स्वीट रही होगी, बहुत ही एन्जॉयबल रही होगी, बहुत ही चॉइस रही होगी, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं करूँगा। मैं वो पिलग्रिमेज पे नहीं जाऊँगा, मैं वो जर्नी नहीं करूँगा। क्यों? कि भले ही तो मेरे बगल वाले घर में रहती हो, भले ही मेरे एकदम पड़ोस में रहती हो, लेकिन फिर भी जब तुम उसे मिले थे और तुम उसके बारे में लेटर लिख रहे थे, तब तक वो लॉयल थी, तब वो फेथफुल थी। लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुँचूँगा, वो अपनी जो फेथफुल है, लॉयल्टी है, उसको खत्म कर चुकी होगी। उसके 2 या 3 अफेयर रह चुके होंगे। बहुत ही अच्छा एक्ज़ैजरेशन का, हाइपरबोली का यूज़ यहाँ पर। ये हमारी पोएट का एक बेसिक मतलब बेसिक समरी थी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ये जो पीडीएफ हमारी सारी होती है, इनको ये आपको एक्सेस करनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।